हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 19 साइंस टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें, फिर इस टेस्ट को देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और समान किरण की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तीनों अलग सतह पर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी, तीनों समान सतह पर गिरती है। ऑप्शन नंबर सी, तीनों एक ही बिंदु पर एक साथ मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों समान एक सतह पर गिरती है। अगर आपने प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है यही आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, या समान किरण एक ही स्थिति में होता है, समान सतह पर होता है। दूसरा, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बाय साइन आर बराबर μ2 बटे μ1। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किस बिंदु पर न्यूनतम होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होगा और शरीर का वजन पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर शरीर का भार W मान लिया जाए तो W बराबर क्या हो जाता है? m × g। और g क्या है? g जहां क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। और g बराबर क्या होता है? gm बाय r²। और जहां m और r क्या है? m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। कहने का अर्थ यह हुआ, शरीर के वजन सीधे g के समानुपाती होगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, एडविन हवन बोर्डो वान बोरिस। ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट ट्रीवस, एली फ्रैंकलिन बर्टन। ऑप्शन नंबर सी, अनस्टर रुस्का और मैक्सनॉल। ऑप्शन नंबर डी, रिनहोल्ड रोडेनबर्ग और लुवेन हॉक। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनस्टर रुस्का और मैक्सनॉल ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगर इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में एक उच्च विघटन शक्ति होती है और यह छोटी वस्तु की संरचना को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों, कोशिका, बड़े अणुओं, बायोस्फीयर, नमूनों आदि की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलरोमीटर।
क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है और ओडोमीटर का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। और स्पीडोमीटर की अगर बात करें तो स्पीडोमीटर उपाय और एक वाहन के तत्कालिक गति का प्रदर्शित करता है। और माइक्रोमीटर की अगर बात किया जाए तो माइक्रोमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घटकों को सटीक माप के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक कैलिब्रेटेड स्क्रू को शामिल करता है। और एक्सेलेरोमीटर यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग त्वरण बलों को मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलता हूं। नेक्स्ट है हवा में डैश प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 78.9%, ऑप्शन नंबर डी 68%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? अगर ऐसा देखा जाए तो इसका इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हवा में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है वह होता है 80.09%, न कि 78.9%। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ या तो 0.9% कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट की। और उसके अलावा भी वायु में बहुत सारी चीज़ है। 78.9% नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके अलावा जो है ऑक्सीजन जो है वह लगभग 21% माना जाता है, लेकिन 20.95% है। ठीक है, और आर्गन कितना? आर्गन जो है आर्गन यह होता है 0.93%। और कार्बन कितना होता है? कार्बन यह होता है 0.03%। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला है आयनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, वे कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, उनके पास क्वथनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, वे पानी में अघुलनशील होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे कठोर होते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव आयनों के बीच आकर्षण बल के प्रबल होने के कारण आयनिक यौगिक क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ये यौगिक आमतौर पर नाजुक होता है और इन यौगिकों में सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक होता है, न कि कम गलनांक होता है। उच्च गलनांक भी होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। और ये यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और वे सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में वो घुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मिलाप मिश्र धातु क्या है जिसको सोल्जर बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सीसा और लोहा। ऑप्शन नंबर बी, टीन और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी, टीन और सीसा। ऑप्शन नंबर डी, सीसा और जस्ता। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन और जस्ता। और यह क्या होता है? यह बहुत ही कम गलनांक का होता है और एक साथ बिजली के तारों में वेल्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुलायम तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी, आयरन। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। और सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इसके अलावा सोडियम के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया लिथियम, सोडियम तो है ही, और पोटेशियम। ठीक है, ये क्या आता है? ये धातु बहुत ही मुलायम होता है और इन धातुओं को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है किस नाम से दो या दो से अधिक जीनों की घटना को एक दूसरे के अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर ए बदलते हुए, ऑप्शन नंबर बी बांधना, ऑप्शन नंबर सी जीन इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी करे। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन इंटरेक्शन। और यह किसने बताया था, यह मेंडल ने बताया कि प्रत्येक वर्ण जीन की विशेष अभिव्यक्ति से प्रभावित होता है, लेकिन जब वर्ण एक से अधिक जीन के संयोजन से नियंत्रित होते हैं तो इसे जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। ओके, आगे चलता हूं। अगला है डायलिसिस डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किडनी। और यह गुर्दा भी हिंदी में बोला जाता है। डायलिसिस गुर्दा किडनी के इलाज के लिए किया जाता है और यह किडनी को विफल होने से रोकता है। डायलिसिस जैसे फेल हो जाता है, नाम सुने होंगे, फेल हो जाना, तो तब डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलता हूं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है जीवन के प्रागैतिहासिक रूप का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी उत्तक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जैव विज्ञान। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान। और जीवन के मतलब प्रागैतिहासिक की अगर बात करें, इसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास से पहले की बात। और इतिहास से पहले के बारे में जानना है तो हमें, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा होगा। अगर कोई भी चीज़ के बारे में इतिहास से पहले की चीज़ें हैं तो उसके वहाँ से प्राप्त वस्तुओं या जो भी चीज़ प्राप्त होती है उनसे हमें पता चलता है या कितनी पुरानी है, कब का समय का है, इस तरह इसको बोल सकते हैं। अगर जीवन के प्रागैतिहासिक रूप का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान में अगर बात किया जाए तो जीवाश्म जानवरों के हड्डी और पौधे से संबंधित विज्ञान की एक शाखा होती है। और बायोग्राफी की बात किया जाए तो बायोग्राफी भूवैज्ञानिक अंतरिक्ष में और भूवैज्ञानिक समय के माध्यम से प्रजातियों और परिस्थितियों प्रणाली के वितरण का अध्ययन है। और उत्तक विज्ञान की बात किया जाए, उत्तक विज्ञान में सूक्ष्म उत्तकों की संरचना का अध्ययन है। और बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन जिसे बोला जाता है। और बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की ऐसी शाखा है जो रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा और पदार्थों से संबंधित है जो जीवित जीवों के भीतर होती है, बायोकेमिस्ट्री। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है बायो इंजीनियरिंग बनाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम अंग, ऑप्शन नंबर बी घरेलू जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सूजन विज्ञान। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम विज्ञान, कृत्रिम अंग। और बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके माध्यम से कृत्रिम अंग जोड़ों, शरीर के अन्य हिस्सों के धातुओं या प्लास्टिक आदि से बनाती है। अगर आप एक्सीडेंट किए, ऐसा हो ना, ठीक है, अगर आपका हाथ या कोई हड्डी शरीर का टूट जाता है तो उसे कृत्रिम अंगों या फिर जोड़ों के अन्य हिस्सों को धातु या प्लास्टिक के द्वारा जोड़ा जाता है, जो बायो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।